तो नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। हम कल तक बात कर रहे थे राजनीति विज्ञान के अर्थ और परिभाषाओं के संदर्भ में। हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार भी और राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार भी इसको देखने का प्रयास किया और इसके क्या क्या क्षेत्र हैं उसको देखने का प्रयास किया। आज जो हमारा टॉपिक है वह है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र, यानी कि राजनीति विज्ञान का अगर कुल रूप में देखें तो राजनीति विज्ञान किन किन चीज़ों का अध्ययन करता है और किस सीमा तक अध्ययन करता है, वो आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र जो है, ये माना जाता है कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र जो है वो बहुत अधिक व्यापक है। व्यापक का अर्थ होता है अधिक होना या विस्तृत होना, और इसमें न केवल वर्तमानकालीन अध्ययन आता है बल्कि भविष्यकालीन और भूतकालीन अध्ययन भी हमको राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करना होता है। पर आखिर ये भविष्यकालीन और भूतकालीन अध्ययन हमको किसका करना होता है? क्योंकि राजनीति विज्ञान की जो सबसे प्रमुख चीज़ है, जिसके बिहाफ पर ही राजनीति विज्ञान का विषय का उदय हुआ है, वह है राज्य या फिर यूं कहें सरकार। तो हमको राज्य के वर्तमानकालीन स्वरूप का अध्ययन तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करना ही होता है। इसके साथ साथ भविष्य में हम राज्य को किस अनुरूप देखना चाहते हैं उसका भी अध्ययन हमें करना होता है, या जो वर्तमानकालीन राज्य है अगर इसी प्रकार चलता रहा तो भविष्य में इसका स्वरूप कैसा रहेगा, वो चीज़ का अध्ययन भी हमें करना होता है। साथ के साथ अगर हमें भविष्य अच्छा करना है तो हमें कभी भी क्या है, इतिहास को देखना होता है कि हमारा इतिहास कैसा है। तो जब हम इतिहास को टटोलते हैं तो हम देखते हैं कि राज्य भूतकाल में कैसा था, उसके बिहाफ पर ही हम क्या है, राज्य को भविष्य में एक अच्छा राज्य बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो कैसा होगा, इन तीनों का ही अध्ययन हमें करना होता है। तो प्रोफेसर लास्की महोदय हैं, उन्होंने भी इस संदर्भ में कहा है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित है, संगठित राज्यों से संबंधित मानव जीवन से है। यानी कि संगठित जो राज्य है उसमें जो मानव रहता है उसके जीवन से क्या है, राजनीति विज्ञान का संबंध है। गिलक्राइस्ट महोदय भी लिखते हैं कि राज्य क्या है, क्या कर रहा है और राज्य क्या होना चाहिए, राजनीति विज्ञान हमको यह बताता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य क्या है, तीनों ही कालों का अध्ययन किया जाता है। अब इसको और विस्तृत रूप से देखेंगे कि अतीत या ऐतिहासिक स्वरूप का अध्ययन हमें किस प्रकार करना होता है राजनीति विज्ञान में। क्योंकि राज्य के सही अध्ययन के लिए राज्य के अतीत या उसके ऐतिहासिक स्वरूप को जानना आवश्यक है। क्योंकि अतीत में राज्य को नगर राज्य कहा जाता था। ये जो राज्य का प्रारंभ हुआ ये यूनान में पॉलिटिया शब्द से इसका प्रारंभ हुआ है, और जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। तो राज्य को पहले नगर राज्य कहा जाता था और राज्य में स्वर का अंश मानते हुए उसे स्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। स्वर का अर्थ है ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। राजा की आज्ञा सर्वोपरि कानून थी। इस प्रकार राज्य के पास क्या थी, असीमित शक्तियां थी। परंतु धीरे धीरे नगर राज्यों का आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया, और उन्होंने क्या है, उनके जो नगर राज्य थे उनकी जो जनसंख्या थी सॉरी, उसमें भी वृद्धि होने लगी, और इस वृद्धि से जो राज्य संबंधी विचारधारा थी उसमें परिवर्तन आता रहा, और क्या है, राज्य एक वृहद राज्य हो गया। यानी कि नगर राज्य न रहकर अब जो हमारे वर्तमान राज्य है उस रूप में राज्य आ गया, और अब हमको उसका अध्ययन करना पड़ा। तो राज्य के अतीत के अध्ययन में राज्य की उत्पत्ति, कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, आप अभी अगले ही पेपर में, जो आपका अगला पेपर है उसमें पढ़ेंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या क्या उसके सिद्धांत है। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत है, या फिर समझौता सिद्धांत है,
या विकासवादी सिद्धांत है। इस प्रकार बहुत सारे सिद्धांत हैं, उनको आप पढ़ेंगे। उसके संगठन यानी कि उस राज्य में कौन कौन से संगठन का आया था कि राज्य के 4 तत्व होते हैं और उसमें सरकार भी होती है। तो उस सरकार में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका उसके अंग होते हैं, उनका अध्ययन हमें करना होता है। उसके आधारभूत तत्वों, राज्य के जो भी तत्व हैं, निश्चित जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता, उनका अध्ययन हमें करना होता है। यूनानी शासन व्यवस्था, प्रजातांत्रिक विचारों का विकास, राजनीतिक क्रांतियां, उनके कारण और परिणाम, यानी कि राज्य में विकास कैसे हुआ, इसका क्या क्या हुआ, पहले कैसा राज्य था, फिर कैसे धीरे धीरे नगर राज्य से राज्य बना, अब अंतर्राष्ट्रीय राज्य की बात हो रही है। तो इस सब का अध्ययन हमें क्या है, राज्य के ऐतिहासिक स्वरूप में करना होता है। उसके पश्चात राज्य के वर्तमान स्वरूप की बात करें तो वर्तमान में राज्य किस प्रकार है और उसका अतीत में जो कर्मिक विकास है, वो जो अतीत का विकास होगा वही राज्य का क्या है, वर्तमान स्वरूप होगा। तो उस वर्तमान स्वरूप का हमें क्या है, अध्ययन करना होता है। प्राचीन नगर राज्यों की सीमाओं में वृद्धि हो जाने के कारण ही क्या है, वर्तमान राज्यों की जो हमें वर्तमान में दिख रहे हैं राज्य, उनकी कल्पना संभव हो पाई है। उन्होंने राष्ट्रीय राज्यों का रूप धारण कर लिया है और इससे भी अधिक अब तो वसुधैव कुटुंबकम, जैसा मैंने पीछे भी बताया, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है पूरा जो संसार है वो क्या है, एक परिवार है। तो इसकी भावना क्या है, अब विश्व में देखने को मिलती है और संपूर्ण विश्व के लिए एक राज्य अर्थात विश्व राज्य की कल्पना भी क्या है करने, जो विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इस कल्पना को स्वीकार करने की बात कर रहे हैं, या विभिन्न जो विद्वान हैं वो इसे एवं समझौते भी हैं, राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु बन गए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है, पर ये सारे के सारे चीजें क्या है, अब राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु बन गई है। आधुनिक युग में राज्यों को एक लोक कल्याणकारी संस्था माना जाता है। लोक और कल्याणकारी, लोक मतलब होता है जनता और कल्याणकारी मतलब जो उनका कल्याण करे। तो जनता का अधिक से अधिक कल्याण करना राज्य का उद्देश्य माना जाता है। हम आगे भी देखेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या होते हैं, जिसमें कि न केवल जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, बल्कि उनको अधिक से अधिक, यानी कि किसी भी प्रकार से अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उसे, जैसे कोई वृद्ध है तो उसकी सहायता की जाए, कोई विकलांग है उसकी सहायता की जाए। तो इस प्रकार के राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए। तो ऐसे राज्य की कल्पना क्या है, अब हम कर रहे हैं और वर्तमान में राज्य का विभिन्न बहुत से सारे देशों के राज्य का जो स्वरूप है वो इसी प्रकार का है। उसमें आपका प्यारा भारत भी है। आज मानव जीवन का जो भी ऐसा पक्ष है जो किसी न किसी रूप में राज्य के संपर्क में ना आता हो, आज मानव जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो किसी न किसी रूप में क्या है, राज्य के संपर्क में ना आता हो। मैंने आपको कल भी कहा था कि व्यक्ति का जो क्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं राज्य से संबंधित हो जाती है, या सरकारों से क्या है और राजनीति से क्या है, संबंधित हो जाती है। इसलिए मानव व सामाजिक जीवन को सुखी बनाने और उसके सर्वांगीण विकास हेतु राज्य द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन व राजनीति विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में सम्मिलित है। का निर्माण होता है और वर्तमान के आधार पर क्या है, राज्य के भावी स्वरूप का क्या है, भावी आदर्श एवं कल्याणकारी स्वरूप की कल्पना की जा सकती है कि हम भविष्य में किस प्रकार का राज्य चाहते हैं। इस प्रकार वर्तमान सदैव ही सुधारों का क्या है, सुधार का काल बना रहता है, यानी कि वर्तमान में हमेशा हम कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं ताकि भविष्य को और अच्छा बनाया जा सके। अतीत एवं वर्तमान की त्रुटियां, जो भी गलतियां हमने अतीत में और वर्तमान में की है, उन असफलताओं के दुष्परिणामों के अनुभवों से भविष्य का क्या है, पथ प्रशस्त
होता है, यानी कि भविष्य में हम इन गलतियों को ना करें ऐसी हम आशा करते हैं। इन अनुभवों के आधार पर ही राज्य के भावी आदर्श स्वरूप के निर्धारण में इस प्रकार की व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया जाता है कि अतीत और वर्तमान की समस्त उपलब्धियों तो राज्य के आधार के रूप में बनी रहें, परंतु त्रुटियां एवं असफलताओं की पुनरावृत्ति न हो। मतलब जो चीज हमने अच्छा किया है अभी, वो तो हम चाहते हैं कि भविष्य में भी कायम रहे, किंतु जो गलतियां हमने की है और जिससे हमको कुछ दुष्परिणाम मिले हैं, तो उन गलतियों को हम भविष्य में सुधारने का प्रयास करते हैं। राज्य के अतीत और वर्तमान स्वरूप के अध्ययन के आधार पर ही विभिन्न राजनीतिक विचारकों द्वारा एक आदर्श राज्य के स्वरूप की विभिन्न भिन्न रूपरेखाएं प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के एक श्रेष्ठ, सुखद और कल्याणकारी एवं आदर्श स्वरूप की कल्पना करना की जा सकती है। तो इस पूरे विवेचन से स्पष्ट होता है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य के अतीत उसके पश्चात जो राजनीति विज्ञान का सबसे पहला क्षेत्र के अंतर्गत आता है राज्य का अध्ययन, उसके पश्चात सरकार का अध्ययन। तो सरकार के अध्ययन में भिन्न भिन्न देशों में कौन कौन सी सरकारें हैं, निरंकुश तंत्र है या अब राजतंत्र है, अब तो राजतंत्र देखने को मिलता नहीं है, अध्यक्षात्मक शासन है, संसदात्मक शासन है, या इससे भी पहले सरकार का अध्ययन में सरकार के जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका जो कि कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो कि उन कानूनों को लागू करवाती है, और न्यायपालिका जो व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित और कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वित कानूनों का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उनको दंड देने का काम करती है। तो उस व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अध्ययन हमें करना होता है। और सरकार के अध्ययन के अंतर्गत इसके अतिरिक्त जो सरकारों के प्रकार होते हैं, जैसे राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, लोकतंत्र, धनिक तंत्र, जनतंत्र या फिर साम्यवादी सरकारें, तो इन सब प्रकारों का अध्ययन भी हमें करना होता है। इसके बाद आता है मनुष्य का अध्ययन। अब क्यों मनुष्य का अध्ययन? आप मनुष्य को देखिए, आप अपने आप को देखिए कि आपका जो व्यवहार है कितने जल्दी परिवर्तनशील होता है। मतलब मनुष्य का जो व्यवहार है वो बहुत अधिक परिवर्तनशील है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। अभी अभी आप बड़े हंस रहे होंगे, कोई आपको थोड़ा सा कुछ बुरा कह दे या कुछ आपको कोई ख्याल आ जाए पुराना बुरा, और आप क्या है सीधा रोने लग जाएंगे। तो मनुष्य का व्यवहार क्या है, बड़ा परिवर्तनशील है। अभी अभी आप बिल्कुल दावा कर रहे होंगे कि हम सत्यवादी हैं, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए स्वयं में देखिए कि आप खुद नहीं बोल सकते कि मैं अपने व्यवहार को क्या है एक जैसा रख सकता हूं। सेम परिस्थितियों में, सेम परिस्थिति होते हुए भी आपका व्यवहार क्या है, आपका या मनुष्य का व्यवहार क्या है, परिवर्तनशील हो जाता है। जैसे सेम परिस्थितियां कहाँ है, डेली सुबह होती है, डेली शाम होती है, पर आपके उठने का समय क्या है, अगर पहले तो निश्चित नहीं रहता है, अगर किसी का निश्चित है भी तो उसकी फिर क्रिया विधियों का समय निश्चित नहीं रहता है। क्या है कि उठने के पश्चात मैं पहले क्या करूंगा, कितने समय में करूंगा। तो मनुष्य का व्यवहार क्या है, परिवर्तनशील है। या फिर व्यवहार को आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि मनुष्य भिन्न परिस्थितियों में या एक समान परिस्थितियों में भी क्या है, भिन्न व्यवहार कर सकता है। यानी कि अगर निर्वाचन की बात करें तो मनुष्य बड़ा आप राजनेताओं को देख सकते हैं, उनके समर्थकों को देख सकते हैं कि उसने व्यक्ति क्या है अपने बिल्कुल 50 साल 40 साल किसी धारणा को मानते हुए तुरंत क्या है कुछ परिस्थितियां बदली और अपने व्यवहार को चेंज करते हुए, अपनी आदतों को चेंज करते हुए क्या है दूसरे प्रकार का व्यवहार करने की कोशिश करता है। तो मनुष्य का व्यवहार क्या है, परिवर्तनशील है। और इसी व्यवहार को जितना अधिक राजनीति वैज्ञानिक समझ पाएगा वो उतना सटीक क्या है, किसी भी चीज की भविष्यवाणी कर सकता है। और
जो राजनीति विज्ञान है उसे विज्ञान होने का दावा भी क्या है, यही चीजें प्रदान करती है। तो मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए क्या है, मनुष्य के व्यवहार एक क्षेत्र है कि राजनीति विज्ञान मनुष्य का अध्ययन करती है, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करती है। इस प्रकार देख लीजिए, मनुष्य राज्य की इकाई है, मनुष्य के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती, अतः मनुष्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख तत्व है। मनुष्य का सर्वांगीण विकास एवं कल्याण करना ही राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। परंतु जहां नागरिकों के प्रति राज्य के कर्तव्य होते हैं, वहीं राज्य के प्रति नागरिकों के भी क्या है, कर्तव्य होते हैं। आदर्श नागरिक ही राज्य को आदर्श स्वरूप प्रदान कर सकते हैं और उनकी प्रगति में क्या है, योगदान कर सकते हैं। तो ये है, इसके अतिरिक्त मनुष्य के व्यवहार को जानने के लिए क्या है, राजनीति विज्ञान का सहारा लिया जाता है। अब है संघों एवं संस्थाओं का अध्ययन। तो विभिन्न प्रकार के जो संघ हैं, जो कि राज्य को संचालित करने के लिए बनाए हैं या राज्य में बने हुए हैं संघ, उन संघों का और विभिन्न संस्थाओं का क्या है, हमको अध्ययन करना होता है। जैसे विभिन्न प्रकार के विभाग हैं, उनका अध्ययन हमें करना होता है, और बड़े बड़े संघ हैं उनका, हमें श्रमिक संघ है और आपके विभिन्न प्रकार के कार्मिकों के संघ हैं, तो उन सभी का अध्ययन हमें क्या है, राजनीति विज्ञान में करना होता है। संस्थाओं में निर्वाचन की संस्थाएं हैं या फिर कल्याणकारी संस्थाएं हैं, उन सभी का अध्ययन हमें करना होता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो ओपेक है, सार्क है, आसियान है, WHO है, तो इन सभी का अध्ययन, विश्व बैंक है, इन सभी का अध्ययन हमें राजनीति विज्ञान में करना होता है। उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संबंधों का अध्ययन, क्योंकि आज वैश्विक परिस्थिति ऐसी है कि एक विश्व की घटना कहीं ना कहीं विश्व के किसी कोने की घटना संपूर्ण विश्व में क्या है, प्रभाव, संपूर्ण विश्व की नजर उस पर बनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी वैदेशिक नीति में क्या है, उससे परिवर्तन आएगा। क्योंकि एक रिपब्लिकन है, एक डेमोक्रेटिक है, तो इनकी क्या है, धारणाएं अलग अलग हैं, इनके कार्य पद्धतियां अलग अलग हैं। तो सभी राष्ट्रों की उन पे नजर गड़ी हुई है कि कौन जीत रहा है, क्योंकि एक घटना है, विश्व के एक कोने पे घट रही है, परंतु क्या है, संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर रही है। या उत्तर कोरिया, फ्रांस और तुर्की के मध्य युद्ध चल रहा है अभी वर्तमान में, तो उसको भी क्या है, संपूर्ण विश्व नजर गड़ाए हैं कि उस छोटी सी घटना से कहीं ऐसा ना हो कि तृतीय विश्व युद्ध की हमारे पास क्या है, नौबत आ जाए। क्योंकि फ्रांस के द्वारा जो थोड़ा सा मुस्लिम कट्टरपंथी मुस्लिम जो है, उनके लिए जो कानून बनाया गया है, उससे क्या है, कहीं ना कहीं संपूर्ण विश्व में जो मुस्लिम्स हैं वो उसे अपने खिलाफ मान रहे हैं और फ्रांस के प्रति क्या है, अपना गुट बना रहे हैं। और इसके विपरीत में क्या है, फ्रांस को भी कहीं राष्ट्र जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं समर्थन दे रहे हैं, और विश्व में क्या है, पुनः एक गुट दिख रहा है, जो कि हमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या द्वितीय विश्व युद्ध से पहले या प्रथम विश्व युद्ध से पहले देखने को मिला। उसी प्रकार का गुटबाजी अब हो रही है मुस्लिम कंट्रीज और क्रिश्चियन कंट्रीज के बीच में, या फिर मुस्लिम और क्रिश्चियन प्लस अन्य प्रकार के यहूदी हैं, हिंदू हैं जो है, उनके मध्य क्या है, एक गुटबाजी हो रही है। और कहीं ना कहीं ये गुटबाजी क्या है, हमें विश्व युद्ध की ओर धकेल रही है। प्रथम विश्व युद्ध चाहे द्वितीय विश्व युद्ध, उसको कुछ भी कहें, किंतु अगर उसका बहुत बारीकी से आप अध्ययन करेंगे तो आप उसे धर्म युद्ध के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं पाएंगे। और भविष्य में अगर कोई तृतीय विश्व संप्रभुता को स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, तो अपनी संप्रभुता स्थापित करने के लिए ही ये युद्ध लड़े गए थे। और भविष्य में अगर कोई युद्ध होता है तो मुस्लिम्स वर्सेस अन्य जो धर्म है उनके एकत्रीकरण का विश्व युद्ध हमको देखने को मिलेगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हमें आपको समझना होता है, और उसकी इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन भी क्या है, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के भीतर आता है। तो काफ़ी बड़ा आज का लेक्चर हो गया। फिर हम
बात करते हैं वर्तमान राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन भी क्या है, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है। वर्तमान राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन, कोई भूखा है तो वो भी एक समस्या है, कोई अगर धर्मवाद बढ़ रहा है, जातिवाद बढ़ रहा है, नस्लवाद बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या आपको अगर दिख रही है तो वो क्या है, कहीं ना कहीं राजनीतिक समस्या ही होती है। अगर नहीं भी है तो वो उससे संबंधित होती है। तो यह यूं कह सकते हैं कि वर्तमान की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल करने के लिए हमें राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना होता है, और ना केवल समस्याओं का अध्ययन करना होता है बल्कि उसके समाधान खोजने का भी हमें प्रयास करना होता है। इसलिए हमें राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना पड़ता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि जब हमने राजनीति विज्ञान के अर्थ, परिभाषाएं, इसके बाद इसके क्षेत्र को देखा, तो आप कितने महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे। तो अब आप मतलब बहुत बारीकी से स्पष्ट हो चुका होगा कि आपको कि आप इस विषय का क्यों अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि जब आप राजनीति इन चीज़ों को स्पष्ट कर सके, आप बता सके कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इंटरेस्ट है इसलिए मैं राजनीति विज्ञान पढ़ रहा हूँ, मैं वर्तमान की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान चाहता हूँ इसलिए राजनीति विज्ञान पढ़ रहा हूँ, या मैं उसमें रुचि रखता हूँ कि वर्तमान में कैसी समस्याएं हैं, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या स्वरूप है, इसलिए मैं राजनीति विज्ञान पढ़ रहा हूँ। सिर्फ ये ना कि भाई हाँ मैं बीए कर रहा हूँ इसलिए मैं राजनीति विज्ञान पढ़ रहा हूँ, मुझे और विषय थोड़ा सा याद नहीं होता मैं इसलिए राजनीति विज्ञान, ये आपका दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका दृष्टिकोण क्या है, व्यापक होना चाहिए, और व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार ही अगर आप किसी विषय को पढ़ते हैं तो तभी आप उसकी क्या है, बारीकियों को समझ सकते हैं। और अगर आप सिर्फ पास आउट होने के लिए कि मेरे 33 नंबर आ जाएं, मेरे 40 नंबर आ जाएं, और उस दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो फिर ये आपके न समझ में आ रहा होगा और न कभी भविष्य में आ पाएगा। तो आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।